हेलो एवरीवन, मैं हूं रवि और आप सबका स्वागत करता हूं ऑल इंडिया एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई क्या कर रहे होंगे, कंटिन्यू कर रहे होंगे। रामचरण शर्मा की परिचर्चा में आज फिर आपका हार्दिक स्वागत है और हम लोग एनालिसिस कर रहे थे रामचरण शर्मा का। आज मैं एनालिसिस करने वाला हूं पारिस्थितिकी और पर्यावरण का। मैंने आपको बताया, पहले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था आपको भौगोलिक स्थिति को और दूसरे चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा पारिस्थितिकी और पर्यावरण को। पारिस्थितिकी और पर्यावरण दोनों किस तरीके से भारतीय इतिहास के निर्माण में सहायक हैं, इन्हीं के बारे में आज बातें होंगी। उदाहरण दूं तो जैसे जैसे पर्यावरण होता है, राजस्थान में आप देखते हैं वहां पे मरुभूमि है, शुष्क प्रदेश है, इसलिए वहां वैसी संस्कृतियां विकसित हुई। लोगों के आचार विचार, खान पान इसी तरीके से हुए और खान पान के कारण ही उनके विचार हुए, उनकी संस्कृतियां वैसी विकसित हुई, क्षेत्रीय संस्कृति वहां की वैसी विकसित हुई। पर्यावरण एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम करता है। साथ ही साथ मानव ने जब क्या किया, आवास बनाए तो उन्होंने प्राकृतिक संसाधन का उपयोग किया। आज भी हम लोग प्रकृति पे क्या है, डिपेंड है, पर्यावरण पे डिपेंड है। सारी चीजें, लकड़ी हो, खनिज हो, संसाधन हो, सब कुछ हम क्या करते हैं, उसी से लेते हैं। तो प्राचीन भारत में भी ऐसा ही था। लोग क्या करते थे, पर्यावरण पे किस तरीके से डिपेंड थे और खासकर जब बाढ़ आया, सूखा हुआ, इन स्थितियों ने मानव को प्रभावित किया, आज भी प्रभाव करते हैं। जैसे अतिवृष्टि जब होती है तो आज भी कई जगह में क्या होता है, कार्य रुक जाते हैं अतिवृष्टि से, यातायात बाधित हो जाते हैं और कहीं पे अत्यधिक बाढ़ आ गई तो वहां के लोग क्या कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। कहीं पे सूखा पड़ गया तो वहां के लोग पलायन कर जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि किस तरीके से पर्यावरण निभा रहा है रोल, आप देख सकते हैं। ऐसे ही प्राचीन भारत इतिहास में भी निभाया, पूरे इतिहास में निभाया। पर हम बातें कर रहे हैं स्पेशली किसके, प्राचीन इतिहास को लेकर के, तो उनको लेकर के चर्चाएं होंगी। तो चलिए करते हैं चर्चा को स्टार्ट, बने रही वीडियो। पारिस्थितिकी और पर्यावरण, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पारिस्थितिकी को, फिर देखेंगे पर्यावरण और मानव विकास। पर्यावरण से मानव ने किस तरीके से संबंध स्थापित किए और क्या किया, अपना विकास किया। जंगल काटे, लकड़ियां काट के ईंटें पकोए, ईंटें को पकाया और काम किया। मतलब देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से विकास किया। और आज भी आपको डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो लकड़ियां काटना होता है, जंगल काटने होते हैं, सड़क बनाने हो तो जंगल वंगल करते हैं, खरीद निकालने हो तो जंगल करते हैं। तो पर्यावरण और मानव विकास को लेकर के बातें, साथ ही साथ बातें होंगी पर्यावरण, वातावरण एवं बस्तियां। जब मानव ने विकास किया तो उन्होंने क्या किया, वातावरण एवं बस्तियों का निर्माण किया। इनके बारे में चर्चा होगी। फिर चर्चा करेंगे बारिश और मानवीय प्रवास। वर्षा ने किस तरीके से क्या किया है, लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। वर्षा भी अंग है पर्यावरण का, तो किस तरीके से उसने प्रभावित किया, इन्हें देखेंगे। फिर देखेंगे पर्यावरण के प्रति प्राचीन भारत का दृष्टिकोण क्या था, या प्राचीन लोगों किस तरीके से क्या करते थे, पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण था। जैसे कि पंच महाभूत आ गए पर्यावरण का, देखो 5 प्रकृति पूजा, पंच महाभूतों की पूजा, ये निकल के आता है। ये सारे टॉपिक्स क्या हैं, रामचरण शर्मा में दिए हुए हैं। एक एक पे हम लोग चर्चा करेंगे और मैंने जो टॉपिक इससे रिलेट करके बनाए हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें, उनको मैं आगे बताता चला जाऊंगा, जैसे मैं रोज ही बताता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, लेखक ने नहीं बताया, मैं बता देता हूं। सबसे पहले पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में अंतर क्या होता है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में अंतर क्या होता है। पर्यावरण, पर्यावरण जीवों के चारों ओर उपस्थित सभी जैविक एवं अजैविक घटकों का क्या है, समग्र परिवेश है। पारिस्थितिकी क्या है, जीवों और उनके पर्यावरण के बीच में संबंधों का क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है। शॉर्टकट में समझिए, हमारे आसपास का जो परिवेश है
वो क्या है? पर्यावरण है। और आसपास के परिवेश में हम जीवों से किस तरीके से क्या करते हैं? एक जीव दूसरे जीव के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है। तो इनके संबंधों का, इन परिवेश में रहने वाले जीवों के बीच के संबंधों का क्या अध्ययन, वैज्ञानिक तौर पे अध्ययन क्या है? पारिस्थितिकी है। बस अब आगे एक एक करके चर्चा करते हैं। पारिस्थितिकी ये पहला टॉपिक है। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये पहला टॉपिक, यहां से बातें हम कर रहे हैं। ये ठीक। वर्तमान चुनौतियों को हम देखें तो क्या है? जनसंख्या अतिवृद्धि हुई, औद्योगिकीकरण हुआ और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक क्या होने लगा है? दोहन होने लगा है। रामशरण शर्मा बता रहे हैं, उन्हीं को मैं बता रहा हूं ताकि पुस्तक बदलने टाइप से ना लगे। और इसी कारण से आज क्या हुआ है? पारिस्थितिकी पहले क्या था? अलग विषय के रूप में था। आज पारिस्थितिकी को विज्ञान की शाखा के रूप में पहले था, आज पारिस्थितिकी को हम अलग से पढ़ते हैं इन्हीं के कारण से। और जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिकरण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन से अब संरक्षण की बातें आई है, जैव विविधता के संरक्षण की। पारिस्थितिकी की बातें करें तो जीवों, मनुष्यों, पौधों एवं जंतुओं तथा उनके पर्यावरण के बीच में पारस्परिक संबंधों का क्या है? अध्ययन है, जैसे मैंने बताया था। इस शब्दावली का प्रयोग किया था, पारिस्थितिकी शब्द का, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग, प्रतिपादन किया था एर्नेस्ट हैकेल ने। कितने में? 1866 ईस्वी में प्रयोग किया था। रामशरण शर्मा में 1859 लिखा है, जो गलत है। 1866 में हुआ था इसका प्रयोग। ये जो शब्द है ग्रीक भाषा के ओकोस, घर या निवास, तथा लोगोस, अध्ययन से क्या है? मिलकर के बना है, कंबाइंड होकर के। ये मैं फैक्ट है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, जो लिखा है बस। ठीक। मानव संबंधों का विकास क्या हुआ? परिस्थितिकी, किस तरीके से मानव ने परिस्थितिकी के साथ में संबंध बनाए? जैसे प्रारंभ में आदि मानव को आप देखते हैं, प्रारंभिक जीवन को भोजन, आश्रय और सुरक्षा दी पर्यावरण ने, और उनका उपयोग किया, गुफाओं का उपयोग किया, और कई फल फूल हैं, इस हिसाब से क्या किए? पेड़ों का उन्होंने उपयोग किया। साथ ही साथ पेड़ों को काट करके कृषि किए, और आज वैज्ञानिक तकनीकों की खोज की, आग पत्थर जला करके आग की खोज की। और आज के युग में क्या हो रहा है? औद्योगिक क्रांति हो रहा है। औद्योगिक क्रांति हुई, जैसे बहुत कुछ उत्पादन को लेकर के विकास किया गया। अब इन्हीं चीजों को देख के तीव्र जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से समस्याएं खड़ी हुई है वर्तमान में। मानव जितना पर्यावरण का दोहन कर रहा है, उतना उनके सामने बड़ी समस्याएं आ रही हैं। कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं सूखा हो रहा है, और सांस करके ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज देखने को मिला है। कहीं पे अतिवृष्टि, कहीं पे सूखा पड़ना, कहीं पे अकाल पड़ना। इन समस्याओं को देखते हुए क्या हुआ है? जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर विशेष बल दिया गया है। जंतुओं के संरक्षण पर बल दिया गया है, पौधों के संरक्षण में बल दिया गया है, जल स्रोतों के संरक्षण पर बल, और एवं मिट्टी, वन और खनिजों के संरक्षण पर विशेष बल दिया गया है। रामशरण शर्मा में ही लिखा हुआ है, तो मैं सीधा सीधा पढ़ रहा हूं, क्योंकि रामशरण शर्मा बदले, सर ने बदल दिया, ऐसी बातें ना आए भाई, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण और मानव विकास, ये दूसरा मुद्दा, इसको हम पढ़ेंगे। पर्यावरण और मानव विकास, ये थोड़ा सा ही था, इसलिए थोड़ा सा मैंने चर्चा वहां पे किया है। इन्हें हम पढ़ेंगे, पर्यावरण और मानव विकास। इसमें हम देखेंगे पर्यावरण का अर्थ, साथ ही साथ इसमें देखेंगे पर्यावरण के प्रमुख घटकों को लेकर के, और मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध, इनकी बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि जलवायु परिवर्तन और मानव का प्रवास कैसे हुआ। फिर बातें करेंगे प्राकृतिक संसाधनों और मानव विकास को लेकर के बातें होंगी। इन टॉपिक्स में बातें होंगी। ठीक, आगे इनके बारे में एक एक चर्चा हम करते हैं। पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण में प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दोनों प्रकार के परिवेश क्या है? शामिल है। ठीक, जैसे कि ये देखिए, प्राकृतिक तत्वों में आ गया आपका मिट्टी, जल, वायु, ये सभी क्या है? जीवन का आधार है, ये पर्यावरण में शामिल है। साथ ही साथ मानव निर्मित तत्वों की बातें करें, भोजन, आवास, परिवहन, सड़क, पुल, बांध आदि क्या है? ये भी शामिल है। बस
सीधा सीधा है, सीधा सीधा ही बता रहा हूं, समझाने का आज के टॉपिक में उतना ज्यादा बातें नहीं है। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं? तो प्राकृतिक वातावरण, मानव निर्मित वातावरण भी क्या होते हैं, पर्यावरण के घटकों में शामिल हैं। ग्रामीण एवं शहरी वातावरण भी क्या है, पर्यावरण के घटक में शामिल है। साथ ही साथ क्या हुए, जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियां दिखाई पड़ती हैं, वो भी क्या है, पर्यावरण के घटक हैं। पर्यावरण के परिवर्तन के कारण से ही ये चीजें दिखाई पड़ती हैं। ठीक, बस और कुछ नहीं है इसमें भी। मानव और पर्यावरण का संबंध, मानव का किस तरीके से पर्यावरण से संबंध है। मानव गतिविधियों का क्या पड़ता है, पर्यावरण में प्रभाव पड़ता है। मानव जो भी गतिविधि करता है तो वो क्या करेगा, जंगल को काट दिया तो पर्यावरण में प्रभाव पड़ा। कुछ ना कुछ चीज का मानव दोहन ही करता है, मानव दोहन करने के लिए ही पैदा हो गया है, ऐसी बातें। ठीक है, विकास के नाम पे दोहन करना तो पर्यावरण में प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। जल का दोहन करते हैं हम, खनिजों का दोहन करते हैं हम, पर्यावरण में प्रभाव पड़ता है, पड़ जाता है। वनों की कटाई और कृषि का विस्तार किया गया। प्राचीन काल में भी वनों की कटाई और कृषि के विस्तार से क्या हुई, बड़ी बस्तियों का विकास हुआ। लोहा की जब खोज हुई तो आप देखते हैं जंगल कितना कटा। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन और नदियों का क्या हुआ, मार्ग में परिवर्तन आए। कैसे आए उनको देखेंगे, किस लिए आए उन्हें मैं बताऊंगा आराम से आगे। ठीक है, इन्हीं परिवर्तन की वजह से क्या हुआ, बस्तियां उजड़ी भी। सिंधु घाटी सभ्यता में बाढ़ आ गए तो लोग खत्म हो गए, और कहीं पे सूखा पड़ गया, मगध में एक बार सूखा पड़ा तो क्या किए, वहां के लोग दक्षिण भारत की ओर पलायन कर गए। आज भी कहीं पे सूखा पड़ता है तो आप देखते होंगे कि लोग कहां चले जाते हैं, दूसरी जगह काम की तलाश में चले जाते हैं। वैसी ही बातें उस समय भी थी। और जनसंख्या का क्या हुआ, तीव्र पलायन हुआ, मैंने बताया अभी। ठीक है, तो मानव और पर्यावरण का क्या है, बड़ा संबंध है। बिना पर्यावरण और मानव के संबंध के विकास नहीं हो सकता। ठीक, और इतिहास में भी ऐसा ही हुआ जैसे मैंने बताया। इन्हीं को रिलेट करके आराम से देखेंगे। देखिए, जलवायु परिवर्तन और मानव प्रवास। 9000 ईसा पूर्व के बाद में क्या होता है, बड़े जलवायु परिवर्तन नहीं दिखते। जैसे कि बड़े जलवायु परिवर्तन मतलब हिमयुग का आना, बड़े परिवर्तन नहीं दिखते, लेकिन छोटे मोटे परिवर्तन दिखाई देते हैं। किसमें, यही परिवर्तन हुआ ईसा की तीसरी और दूसरी सहस्त्राब्दी में। मध्य एशिया में क्या हुआ, अत्यधिक शुष्क और अत्यधिक ठंडा हो गया वहां का मौसम, जिससे क्या हुए, इसी कारण से इंडो आर्यन ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे, बाद में तो उत्तर वैदिक काल हमारे यहां चालू हुआ, ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो भारतीय उपमहाद्वीप की ओर क्या हुए, आए। उनका क्या हुआ, प्रवासन हुआ। नदियों ने, यहाँ के अच्छे संसाधनों ने, गायों के लिए चारा पर्याप्त था, इसी को देख करके उन्होंने क्या किया, पलायन किया। क्योंकि उनके एरिया में अब कुछ भी नहीं है, क्या पड़ गया है, वहां पे अत्यधिक ठंड हो गया है और प्रदेश शुष्क हो गया है, इसलिए वे लोग आए। ठीक, ये देखिए यहां पे सेंट्रल एशिया में क्या हो गया, अत्यधिक सूखा और ठंड पड़ गया, शुष्क हो गया जलवायु, और यहां पे लोग आकर के बसे। ठीक, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन और मानव विकास। मानव ने प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके क्या किया है, विकास किया है। आज भी विकास हम प्राकृतिक संसाधन का करके ही करते हैं। प्रारंभिक बस्तियां क्या हुई, पहाड़ों और पठारों में जंगलों को काट करके झीलों और नदियों के किनारे क्या हुई, बसी। क्योंकि झीलों और नदियों के किनारे में क्या है, पानी, आवागमन, हर चीज की सुविधा है, तो ऐसे बसे। और इसके अवशेष क्या है, पत्थरों और हड्डियों का उपयोग किया। बस करके जो प्रारंभिक मानव है उन्होंने क्या किया, पत्थर और हड्डियों का उपयोग किया। और इनका उपयोग किस लिए करते थे, शिकार के लिए करते थे, खेती हेतु भूमि तैयार करने के लिए करते थे, घर बनाने के लिए, भूमि समतल करने के लिए इनका उपयोग किया करते थे। ठीक, प्राचीन काल के लोग आसानी से समझ रहे होंगे। अब देखते हैं वातावरण एवं बस्तियां। क्या हुआ, वातावरण और बसाहट। वातावरण को देख करके ही अच्छा जलवायु है, जहाँ पे अच्छे पर्यावरण है, जहाँ पे वहाँ पे लोग ज़्यादा बसे। फिर देखेंगे हम लोग गंगा के मैदान और लोहे का क्या क्या महत्व रहा।
कृषि और पर्यावरण को लेकर के, कृषि और पर्यावरण का क्या आंतरिक संबंध है, इनको बातें करेंगे। फिर बातें करेंगे इसमें वाले भाग में नदियों की भूमिका को लेकर के। मैंने बात किया है कि इसमें भौगोलिक स्थिति में, तो आपको आसानी से समझ में आएगा, नदियों की भूमिका समझ में आई होगी। वही बातें हैं थोड़ी थोड़ी आज के चैप्टर में। नदियों का जो है मार्ग कैसे परिवर्तन हुआ और इन्हीं मार्ग के परिवर्तन की वजह से हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ, क्या हुआ, उनको डिटेल में देखेंगे। फिर देखेंगे पाटलिपुत्र का विकास, ऐसा कौन सी बातें थी कि प्राचीन भारत के इतिहास में पाटलिपुत्र का बहुत बड़ा महत्व रहा, उनको देखेंगे। फिर देखेंगे चिरांद का क्या महत्व है, उन्हें देखेंगे। फिर देखेंगे झील और तालाब के किनारे में बसाहट और आज भी लोग ऐसी जगहों पे रहना पसंद करते हैं, उनको देखेंगे, इन पॉइंट्स को। वातावरण और मानव बसाहट, जहां पे क्या है, रेगिस्तान है, वहां पे लोग कम बसेंगे। जहां पे जंगल है वहां पे लोग कम बसेंगे। जहां पे अच्छी नदियां हैं और वर्षा भी अच्छी मात्रा में होती है, कम अतिवृष्टि भी नहीं होती पर वर्षा भी होती है, और कम वर्षा के कारण से जंगल जहां पे कम है वहां पे पहली संस्कृतियां बसी। सिंधु के मैदानों में पहली संस्कृतियां बसी, मेहरगढ़ में, बलूचिस्तान में पहली संस्कृतियां बसी। कारण ये था। देखेंगे कि थार का जो मरुस्थल है वो क्या है, जल की कमी है, इसलिए वहां पे लोग कम बसे। साथ ही साथ जहां उपजाऊ मैदान है, नदियां हैं, वहां पे लोग ज्यादा बसेंगे। ठीक, वहां पे बस्तियों का क्या हुआ, विकास हुआ। जहां पहाड़ी और दुर्गम इलाके हैं वहां पे लोग कम बसेंगे। रेगिस्तान, और मैंने बताया रेगिस्तान और जल की कमी के कारण से वहां पे बसाहट कम होंगी। खनिज की जहां संपन्नता होगी, वन क्षेत्र होंगे, वहां पे लोहे की खोज के बाद बसाहट देखने को मिली है। ठीक है, बस इतनी बातें हैं और कुछ बातें नहीं है इसमें। गंगा का मैदान और लोहे का महत्व क्या है कि लोहे का जब तक खोज नहीं हुआ था ना, तो गंगा का जो मैदान है वो बड़ा उपजाऊ मैदान है, लेकिन वहां की मिट्टी को एकदम अंदर तक खोदने के लिए ऐसी धातु की जरूरत थी जो अंदर तक खोज सके। लेकिन सवाल यह था कि लोहे की खोज नहीं हुआ था। जब लोहे का खोज हुआ तभी गंगा का जो मैदान है वहां पे कृषि को, उत्पादन को वृद्धि मिली, क्योंकि ज्यादा क्या होता था, खुदाई होती थी। इसी कारण से आप देखेंगे गंगा के कठोर जलोढ़ मैदानों में खेती करना पहले कठिन था, लेकिन जब लोहे की खोज हुई 1000 ईसा पूर्व में, ये जो ईसा पूर्व है वो उल्टा चलता है। ठीक है, 500 बोल रहा हूं तो कम हो गया, जैसे कि इस तरीके के समझ लीजिए आप। ये यहां पे -1 होता है, यहां -2 होता है, यहां -3 होता है, वैसे यहां पे 0 और यहां पे हो गया आपका 1 2 3, तो ये उल्टा चलेगा ऐसे ऐसे। मतलब यहां पे 1000, फिर आपका आ जाएगा 500, फिर हो जाएगा आपका ऐसे, उल्टा चलता है। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। तो 1000 ईसा पूर्व में खोज हुई और 500 ईसा पूर्व में लोहे की कुल्हाड़ियां बनी और लोहे के हल का प्रयोग हुआ, जिससे जंगल भी साफ हुए और खेती का उत्पादन, अधिशेष उत्पादन में वृद्धि हुई, अत्यधिक उत्पादन हुआ। अत्यधिक उत्पादन हुआ जिससे कृषि क्रांति हुई। कृषि क्रांति हुई। इसी कारण से गंगा के मैदानों में क्या हुआ, बड़ी संख्या में कृषि बस्तियां विकसित हुई, फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई, कृषि क्रांति हुई और कृषि आधारित बस्तियों का क्या हुआ, विकास हुआ। किस कारण से, लोहे की खोज के कारण से। तो गंगा के मैदान में लोहे का एक बड़ा महत्व रहा है और देखने को मिला है। इसी के बारे में लेखक ने चर्चा की है। कृषि और पर्यावरण, कृषि और पर्यावरण में क्या है, मैंने बताया किस तरीके से खेती लोहे की खोज से प्रारंभ हुई। वनों की कटाई के लिए क्या हुआ, कृषि करने के लिए वनों की कटाई की गई। सबसे पहले लोहे से, मैंने अभी आपको कनेक्ट कर रहा हूं, लोहे से क्या किया गया, वन की कटाई की गई, जिससे क्या हुई, मानव बस्तियां निर्मित हुई। अब कृषि के साथ साथ में पशुओं को भी पालेंगे, पशु जरूरी है, हल चला रहे हैं तो पशु चाहिए, तो पशुपालन को भी क्या मिला, प्रोत्साहन मिला। ठीक, खेती में बड़े पेड़ पौधे और पशुधन के दोनों का क्या हुआ, विस्तार देखने को मिला।
ठीक, तो पर्यावरण, कृषि और पशुपालन का एक साथ संबंध यहाँ पे देखने को मिलता है। ज्यादा ही बड़ी बातें आज के चैप्टर में नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक, नदियों की भूमिका, अब बातें करेंगे नदियों की भूमिका को लेकर के। प्राचीन काल में नदियां ही क्या थी? परिवहन का मार्ग थी, इसलिए अधिकांश शहर नदियों के किनारे बसे। बाढ़ से, बाढ़ यानी कि मतलब ये ऐसा बाढ़ बना करके, नलकूप तो अभी नहीं है, ठीक, प्राचीन काल में नहीं था, ऐसा बाढ़ बना करके ऐसे कृषि मतलब की जाती थी और उत्पादन सिंचाई मिलती थी, उपजाऊ खाद और सिंचाई मिलती थी। जब मिट्टियों को बहा करके लाते थे और खादों को बहा करके लाते थे तो खाद भी मिल जाता था। नदियों के किनारे अधिकांश नगर और बस्तियां विकसित हुई, इन्हीं सुविधाओं के कारण से अधिकांश बस्तियां विकसित हुई। सिंपल सी बातें हैं, जैसे हमने कल पढ़ा था वैसे ही। नदियों के मार्ग में परिवर्तन हुआ, इनको समझिए। क्या था कि हिमालय का निर्माण उस समय चल रहा था, तो बड़े परिवर्तन तो नहीं पर छोटे परिवर्तन हुए। इन टकराव से क्या हुआ? प्लेट के खिसकने से नदियों ने अपना जल अलग अलग दिशा में मोड़ दिया, ऊपर नीचे हो गया। इसलिए प्लेट के ऊपर नीचे होने से नदियों की ढाल बदल गई और ढाल बदलने से क्या हुआ? जल की दिशा बदल गई, नदियों की दिशा बदल गई। सरस्वती नदी सूख गई, आप लोग देखेंगे आज भी सरस्वती नदी के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन नदियां सूख गई है। सरस्वती नदी, घंघन नदी है, वहां पे मार्ग परिवर्तन हुआ। सतलज का मार्ग परिवर्तन हो गया। नदियों के प्रवाह में परिवर्तन से कई बस्तियां क्या हुई? प्रभावित हुई, हड़प्पा विशेष करके। सरस्वती नदी, घंघर और हकरा, सतलज और यमुना के मार्ग बदलने में हड़प्पा सभ्यता के पतन को क्या मिला? प्रोत्साहन मिला, पतन में योगदान दिया गया। साथ ही साथ सरस्वती नदी क्या होने लगी? सूखने लगी, क्योंकि इनको सरस्वती नदी को जल मिलना बंद हो गया। घंघरा और हकरा नदी ने क्या किया? अपने मार्ग परिवर्तन कर दिए। ठीक, गंगा की ओर में यमुना मुड़ जाती है, यमुना का मार्ग क्या हुआ? गंगा की ओर मुड़ गया। यमुना नदी किसकी सहायक नदी थी? कहते हैं सरस्वती नदी की सहायक नदी थी, इसलिए सरस्वती को क्या मिलता था? जल मिलता था। अब यमुना क्या हुआ? डाइवर्ट हो गई और गंगा की ओर चली गई। इससे क्या हुआ? जितने भी सरस्वती सभ्यता थी, सरस्वती सभ्यता मतलब सरस्वती नदी के किनारे बसी सभ्यता थी, उनका पलायन हुआ, वे लोग वहां के छोड़ के चले गए। ठीक, अब बातें आती है कि नदियों का मार्ग परिवर्तन क्यों हुआ था। इसको रामचरण शर्मा ने नहीं बताया, मैं बता रहा हूं। ठीक, भूगर्भिक हलचल की वजह से पृथ्वी की प्लेटों में हलचल हुई, इससे क्या हुआ? नदियों का ढाल में परिवर्तन हो गया और इसी कारण से सतलज और यमुना ने क्या किया? मार्ग छोड़ दिया। सतलज ने जब मार्ग छोड़ा तो सिंधु नदी प्रभावित हुई और यमुना ने जब मार्ग छोड़ा तो सरस्वती नदी प्रभावित हुई। जलवायु परिवर्तन भी उस समय देखने को मिलता है। वर्षा शुष्क, कहीं पे ज्यादा वर्षा, कहीं पे कम वर्षा। सरस्वती और घंघरा नदी जैसी नदियां धीरे धीरे मौसमी बन गई और अंततः क्या हो गया? सूख गई। सिंपल फैक्ट है बस। और नदियों का अपहरण मतलब जब भूगर्भिक हलचल हुआ, एक ऐसे समझिए, जब भूगर्भिक हलचल हुआ तो क्या हुआ? भूगर्भिक हलचल भी हुआ और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन, ज्यादा वर्षा कम वर्षा। ठीक, और इसी भूगर्भिक हलचल के कारण से नदियां का क्या हुआ? दूसरे दिशा में, जैसे यमुना का गंगा की ओर मुड़ जाना, इस तरफ के प्रवाह को, सरस्वती नदी के प्रवाह को बंद कर देना, कारण सरस्वती नदी सूख गई। ठीक है, इससे क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता में बड़ा प्रभाव पड़ा। नदियों के सूखने का मार्ग बदलने से जल में कमी आई, वहां के लोग पीने के लायक पानी नहीं मिल पाए, उनको इतनी बड़ी कमी आ गई। कृषि, व्यापार और पेयजल प्रभावित हुआ, क्योंकि व्यापार वे लोग नदी से करते थे तो प्रभावित होगा ही, पानी नहीं है, अब कैसे व्यापार करें? नदी में नाव कैसे चलाएं? बड़ी समस्या है। फिर परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कई नगरों को छोड़ना भी पड़ा। हालांकि इसके पतन का एक कारण नहीं था, तो मुख्य कारण यही था। अनेक कारण थे हड़प्पा सभ्यता के पतन के, और इसमें आज भी इतिहासकारों को मतभेद है, परंतु कहा जाए तो यह भी एक प्रमुख कारण था, बाढ़ का आना। ठीक, इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं, उपग्रह के चित्र मिलते हैं, जिसमें राजस्थान के इलाके में एक बड़ी सूखी नदी देखने को मिलती है और वो नदी है अपनी सरस्वती। भूगर्भिक अध्ययन से भी पता चलता है, वहां पे रेत, खाद और तलछट
मिलते हैं सूखे हुए, तो पता चल जाता है कि वहां पे पुरानी नदी थी। साथ ही साथ पुरातात्विक प्रमाण भी मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता को लेकर के और सरस्वती नदी के सूखने को लेकर के। वैज्ञानिक डेटिंग के आधार पर भी यह सिद्ध हो चुका है। आप एक एक को पढ़ लीजिएगा। पाटलिपुत्र का विकास, यह है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या है? गंगा, सोन, गंडक, घंघरा और पुनपुन नदियों के संगम क्षेत्र के पास में क्या है? स्थित है। ऐसे में अनेक नदियों से घिरे हुए के कारण यह जल बंदरगाह जैसे बन गया था और प्राचीन भारत की एक महान राजधानी के रूप में बना। मगध साम्राज्य के जितने भी लोग हुए, उन्होंने पाटलिपुत्र को ही क्या बनाया? राजधानी बनाया, और इसका अति महत्व था। ठीक, ये जो किला है आप देख रहे होंगे, ये पाटलिपुत्र है। यहां पे हमला करना बड़ा कठिन है। कितनी सारी नदियां हैं देख लीजिए, और व्यापार और वाणिज्य के लिए बड़ी सहायक, यातायात के लिए बड़ी सुगम। इसलिए पाटलिपुत्र क्या था? राजनीतिक दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से और व्यापारिक दृष्टि से क्या था? सामरिक दृष्टि से सामरिक दृष्टि से इतने से क्या था? अत्यंत महत्वपूर्ण शहर था। इसीलिए यह महान राजधानी के रूप में उभरा, अखंड भारत की महान राजधानी के रूप में उभरा। अशोक ने इसी को राजधानी बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पाटलिपुत्र, ये पाटलिपुत्र है। वर्तमान में देखें तो आधुनिक जो पटना है यहाँ पे है ना, ये वाला पटना का एरिया है, मैंने बना दिया है ताकि आप लोग दोनों से देख सके, कंफ्यूजन ना हो आपको। विकास महाजनपद काल से लेकर के पाटलिपुत्र देखने को मिला है। साथ ही साथ मौर्य काल में और गुप्त काल में भी पाटलिपुत्र का अहम महत्व था। दोनों काल में प्राचीन भारत में इसका बड़ा महत्व रहा है पाटलिपुत्र का। इतने शासकों ने पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाई, कारण यही था पाटलिपुत्र की राजधानी बनने का। चिरांद का महत्व, चिरांद भी ऐसी जगह है जो गंगा और घंघरा नदी के संगम पे बसा हुआ क्षेत्र है, जहां पे हमको बारहसिंघा की हड्डियों के बने औजार मिले हैं। यहां पे क्या हुआ? संस्कृति अच्छी खासी विकसित हुई, क्योंकि पीने के लायक पानी है और यातायात के लिए सुगम क्षेत्र है। मछली पकड़ा जा सकता है, प्राचीन काल के लोग ऐसे करते होंगे। और साथ ही साथ पास में जो जंगल है वहां पे शिकार विकार भी किया जा सकता है। इस कारण से चिरांद का महत्व रहा है, और चिरांद में ये सारी चीजें मिली हैं। लेखक ने इनकी बातें की हैं, तो मैं भी यहाँ पे बातें कर दिया। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में बस्तियां बसी, जो घास फूस के घर थे, घास फूस के घर थे, हड्डियों के उपकरण और भांड मिले हैं। खेती करना क्या था? अच्छा खासा माना जाता था। नदियों के, जलाशयों के किनारे नाव चला सकते थे आप। साथ ही साथ मछली पकड़ सकते हैं खाने पीने के लिए। मंदिर का निर्माण भी आसपास में मिलेगा, क्योंकि जल है, आप जल चढ़ाओगे मूर्तियों में। इसलिए देखने को मिलेगा झील और किनारे के किनारे बसाहट आपको देखने को मिली है प्राचीन काल में ही। केवल नदियों के किनारे ही नहीं, बल्कि तालाबों और झीलों के किनारे बस्तियां विकसित हुई। ईसा पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दी में पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में ऐसे अनेक स्थल मिले हैं। आज भी जलाशयों के किनारे क्या है? बसावट की परंपरा चली आ रही है। ठीक, सिंपल से बातें की है रामशरण शर्मा ने, मैंने भी उनकी बातें कर दी है। बारिश और मानवीय प्रवास, बारिश और मानवीय प्रवास को लेकर के हम देखेंगे कि अच्छी वर्षा सभ्यताओं का विकास करती है। आपको पता होगा, भौगोलिक आपने स्थिति देखी होगी तो पता होगा कि किस तरीके से वर्षा विकास करती है। फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। जहां पे अच्छी वर्षा होती है वहीं पे सभ्यताएं विकसित होंगी और वहीं पे कृषि अच्छा होगा। आज भी हम मानसून में आधारित कृषि करते हैं, कृषि प्रधान देश हैं। उस समय भी ऐसा था कि जहां पे अच्छी बारिश है वहां पे क्या हुई? सभ्यताएं विकसित हुई, क्योंकि उस समय ट्यूबवेल नहीं थे। ठीक है, सिंचाई के साधन सीमित थे। वर्षा के कारण नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। पूरी की पूरी सिंधु सभ्यता खत्म हो गई।
वर्षा के कारण जहां कम वर्षा हुआ वहां सूखा पड़ गया, तो लोगों ने क्या किया, पलायन किया दूसरे इलाके में। या वहां पे कम बसाहट रही, राजस्थान के इलाकों को देखिए, वहां पे कम बसाहट मिलेगी। वर्षा ने बहुत प्रभावित किया, और नकारात्मक उनके प्रभाव क्या हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर करेंगे कि आधुनिक समय की स्थिति, आधुनिक समय में भी लोग वर्षा से क्या है, परेशान है, और वर्षा पे हमारी कृषि डिपेंड भी है, इनके बारे में बात करें। और अन्य आपदाएं जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, और तूफान वगैरह, उनके बारे में बातें करेंगे कि उसने किस तरीके से भारतीय इतिहास को प्रभावित किया है। अच्छी वर्षा और सभ्यताओं का विकास हुआ है। वर्षा का महत्व यह रहा है कि कृषि और स्थायी बस्तियों के विकास में वर्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे मैंने बताया, हड़प्पा सभ्यता शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में विकसित हुई, क्योंकि ईसा की पूर्व 3री शताब्दी में वहां पर्याप्त वर्षा होती थी। लेकिन बाद में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, और इसी परिवर्तन के कारण से बाद में वर्षा के कम होने से हड़प्पा की बस्तियां प्रभावित हुई, और उनका क्या हो गया, पतन भी हो गया। ठीक है। इनाम गांव महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जलवायु परिवर्तन के कारण से वहां के लोग क्या कर गए, पलायन कर गए, खानाबदोश का जीवन उनको जीना पड़ गया। ठीक, वहां पे शुष्क वातावरण निर्मित हो गया, इसलिए वहां के लोगों को क्या करना पड़ा, पलायन करना पड़ा, उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ा। ठीक, इतनी बातें हैं बस। वर्षा के नकारात्मक प्रभाव, अत्यधिक वर्षा लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, आज भी करती है। आप देख रहे होंगे न्यूज में कितनी वर्षाएं हो रही हैं, और लोग का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है अतिवृष्टि के कारण से। इनको रामचंद्र शर्मा बता रहे हैं, मैंने सेम लिख दिया है। और ऐसी ही वर्षा उस काल में भी होती थी। बुद्ध ने क्या किया, लगभग 26 वर्षावास किए थे। गौतम बुद्ध ने वर्षा ऋतु में 4 महीने तक भ्रमण रोककर वर्षावास किए थे। कहां, श्रावस्ती में 26 वर्षावास किए थे। ठीक, और आज भी क्या है, कई स्थानों पर वर्षा ऋतु के विवाह जैसे शुभ कार्य सीमित हो जाते हैं। रामचंद्र शर्मा बता रहे हैं, मैंने सेम लिख दिया है, रामचंद्र शर्मा पुस्तक परिवर्तन न लगे भाई। आधुनिक स्थिति देखें तो आज भी क्या है, भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित रहता है, लेकिन कई मजदूरों को वर्षा के बावजूद तक काम करना पड़ता है। जब तक संस्थाएं बंद न हो तब तक अवकाश नहीं दिए जाते। देखे होंगे काम करने वाले मजदूर कितने वर्षा में काम कर रहे होते हैं, वर्षा होती है फिर भी उन्हें जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। यही बता रहे हैं बस। सेम रामचंद्र शर्मा ने लिखा है, सेम मैंने यहां पे लिखा है। अन्य प्राकृतिक आपदाएं, मौर्य काल में क्या हुआ, भीषण अकाल पड़ा, जिससे लोगों का मगध छोड़ करके दक्षिण भारत की ओर क्या हुआ, पलायन हुआ। साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाएं, और प्राकृतिक आपदाएं क्या है, बाढ़ है, तूफान है और भूकंप है, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। इनसे क्या होता है, मानव को बड़ा प्रभाव पड़ता है, आज भी जनजीवन प्रभावित होता है। और इन कारणों में क्या हो रहा है, आज भी शोध जारी है, फिर भी इन कारणों का पता नहीं चल पाया है कि इसके परफेक्ट कारण क्या है, ये पता नहीं चल पाया है। ठीक, बस यही बातें की है उन्होंने। ये स्लाइड खत्म हो गया, मैं और स्लाइड डाल देता हूं यहाँ पे। अब देखते हैं पर्यावरण के प्रति प्राचीन भारत का दृष्टिकोण। पर्यावरण को लेकर के प्राचीन भारत के लोग कितने जागरूक थे, कितने नहीं थे, और उन्होंने क्या क्या काम किए पर्यावरण के संरक्षण के तौर पे, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। इनको देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकृति को देवतुल्य मानने की परंपरा, पंच महाभूतों मान करके भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश की पूजा की परंपरा देखने को मिली है। साथ ही साथ वृक्षों के संरक्षण, पीपल को, वट को, तुलसी को पूजा किया गया। प्राचीन भारत के लोग ऐसे करते थे, आज भी करते हैं। आज भी तुलसी पौधा क्या है, माता के रूप में पूजनीय है। पशुओं के प्रति दृष्टिकोण, जीव हत्या, करुणा और अहिंसा पर बल दिया गया, जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, यह कहा गया।
संरक्षण की वास्तविक स्थिति कि पर्यावरण संरक्षण प्राचीन काल में था या नहीं था, इन्हें लेकर के बातें करेंगे। इतिहास में इसका क्या महत्व रहा है, हमने पारिस्थितिकी और पर्यावरण पढ़ा, उनका इतिहास में क्या महत्व है, इनको लेकर के चर्चा है। ठीक, ये देखिए, प्रकृति को देवतुल्य मानने की परंपरा। अब रामशरण शर्मा बता रहे हैं, नदियों, पेड़ पौधों और पृथ्वी को पवित्र मान के क्या किया जाता था, पूजा किया जाता था। सबसे पहले नदियों की पूजा की गई। हड़प्पा में देखने को मिला है कि उन्होंने मातृ देवी की पूजा की। ठीक, मिट्टी की मूर्तियां देखने को मिली है। पवित्र मान कर क्या किया जाता था, पूजा किया जाता था। ऋग्वेद में क्या माना गया, सरस्वती नदी को पवित्र कहा गया। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सरस्वती नदी है। उनको देवी के रूप में क्या किया गया, पूजनीय कहा गया। ठीक, और उत्तर वैदिक काल में गंगा को माता के रूप में पूजने की परंपरा रही है और आज भी गंगा माता है। पृथ्वी और जल को क्या है, जीवन दाता मान करके, माता मान करके, धरती माता ये मान करके पूजा की परंपरा रही है। इससे संरक्षण लोग कर रहे हैं। प्राचीन भारत के लोग किस तरीके से मिट्टी से जुड़े हुए थे, इनके बारे में आप जान सकेंगे। और उनकी जो संस्कृति है, उनके जो धर्म है और आज के धर्म किस तरीके से विकसित हुए, इन्हें आप जान पाएंगे। वृक्षों का संरक्षण प्राचीन काल के लोगों ने किया। नीम, पीपल, वट, समी के पौधे को आप देखेंगे आज महादेव में चढ़ाया जाता है। तुलसी जैसे वृक्षों को पवित्र माना गया। औषधि गुणों के कारण भी क्या हुई, इनकी पूजा और संरक्षण में विशेष महत्व मिला। प्राचीन ग्रंथों में वृक्षों की रक्षा तथा वनों की समृद्धि की कामना का भी उल्लेख मिलता है। अब पशुओं को लेकर के दृष्टिकोण, पशुओं को लेकर के दृष्टिकोण क्या रहा है। प्राचीन ग्रंथों में पशु हत्या को निंदा और गौपालन का समर्थन किया गया था। बुद्ध ने भी गायों की रक्षा और गौपालन पे विशेष जोर दिया है। बाद में ब्राह्मण ग्रंथों में क्या किया गया, गौ हत्या को गंभीर पाप बताया गया। बाद में ना धीरे धीरे हाथी की तो वैसे लोग हत्या कर देते थे, लेकिन बाद में हाथी की भी क्या होने लगी, पूजा होने लगी। हाथी को भी पवित्र माना गया। पशुओं को लेकर के दृष्टिकोण आप देख सकते हैं कैसा था। उन्हें भी देवतुल्य दर्जा था। प्रकृति के प्रति सम्मान की और धार्मिक मान्यताएं क्या क्या है, संरक्षण की वास्तविक स्थिति क्या है। क्या प्राचीन काल के लोग क्या करते थे, संरक्षण करते थे, तो क्या है, पर्यावरण संरक्षण की संगठित योजनाओं का एवं नीतियों का क्या नहीं होता, स्पष्ट प्रमाण प्राचीन भारत के इतिहास में नहीं मिलता कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या राजा महाराजाओं ने काम किए, क्या उन्होंने नियम बनाए, इनका स्पष्ट प्रमाण देखने को नहीं मिला है। इतिहास में महत्व, हम जो पर्यावरण पढ़ते हैं उनका इतिहास, हमने पर्यावरण और पारिस्थितिकी पढ़ा, उनका इतिहास में क्या महत्व है देखिए। प्राचीन भारत और प्रगतिहासिक को समझने में क्या है, सहायक है। मानव की प्रगति कैसे हुई, नदियों के किनारे, सभ्यताएं विकसित हुई और क्या किए गए, लकड़ी के दोहन से औजार बनाए गए, हथियार बनाए गए। ठीक, गुफाओं से आश्रय लिया गया। ये देखिए गुफाओं में आश्रय पर्यावरण में। तो प्रगतिहासिक काल को समझने में क्या है, सहायक है। फिर प्रगतिहासिक काल के दौर से हमने किस तरीके से पर्यावरण का दोहन करते हुए, वनों को काटते हुए विकास किया और प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रकृति के साथ में मानव का संघर्ष देखने को मिला है कि लोगों ने प्रकृति का किस तरीके से दोहन कर अपना विकास किया है और प्रकृति के साथ में संघर्ष। इसका कहने का मतलब वर्षा से, गर्मी से,
या शुष्क पड़ने के क्षेत्रों से किस तरीके से लोगों ने लड़ाई की है, संघर्ष की है, जूझा है, इनकी जानकारी मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव और प्राकृतिक शक्तियों के पारस्परिक संबंधों को पढ़ने के लिए पारिस्थितिकी और पर्यावरण का अध्ययन क्या है, अति आवश्यक है। ठीक, इतनी बातें थी आज में, ज्यादा बातें नहीं है। ठीक है, तो ऑल ओवर चीजों में आपने ये समझ पाए होंगे, सब चीजों में आप ये समझ पाए होंगे कि किस तरीके से पर्यावरण ने इतिहास के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है। लोग किस तरीके से पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़े हुए थे और आज भी पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से विकास कर रहे हैं, किस तरीके से जंगल की कटाई कर रहे हैं, और क्या ऐसे करते रहने से हम जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, और इतिहास के लोगों ने ऐसे कौन से काम किए जिन कारण से उनको क्या झेलना पड़ा, तकलीफें झेलनी पड़ी। ठीक, उनके बारे में आज की पूरी चर्चा थी। आपको समझ में आया होगा कि मानव का पर्यावरण के साथ कैसे संबंध है और पर्यावरण ने मानव के जनजीवन को किस तरीके से प्रभावित किया है, लोगों को पलायन कैसे हुआ, लोगों की आर्थिक सामाजिक स्थिति पर्यावरण के अनुकूल कैसे बनी, ये आप समझ पाए होंगे, ऐसी आशा मैं करता हूं। और आज का जो चैप्टर था बहुत ज्यादा लेंदी नहीं था, मैंने भौगोलिक स्थिति पढ़ाई उन्हीं से रिलेटेड थी, उनसे जुड़ी हुई थी। फिर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे ऐसे ही, और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।